फ्रेंड्स, हमारा कॉलेज आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वह है वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 क्लास 10। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले मैं इस प्रश्नावली का बेसिक आपको बता देता हूँ। तो आपको मालूम होगा कि किसी टॉपिक का अगर आपको बेसिक मालूम हो तो आपको सवाल करने में मजा आता है, यानी कि सवाल आपको समझ में भी आते हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक का बेसिक बताता हूँ। ठीक है, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या व ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है अभाज्य संख्या व भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपको अगर कोई संख्या दिखा दे ना तो आप बता सकते हैं हाँ ये अभाज्य संख्या है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया 3, 2, 5, 7 आदि आपको मैंने संख्या दिखा दी तो आप बता सकते हो हाँ ये अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको परिभाषा शायद पता नहीं होगी, लेकिन पता भी होगी तो अच्छी बात है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वहाँ होती है जिसके केवल दो वर्गखंड होते हैं, जिसके केवल दो वर्गखंड होते हैं। ठीक है, तो दो वर्गखंड होते हैं। दो वर्गखंड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3, जैसे मान लो ये संख्या, इनमें से कोई एक संख्या ले लेते हैं, इसमें से मैंने ले ली 3 ले लिया, तो 3 क्या हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड किए 3, 1 कितने हैं 2। देखिए ये 2 क्या है, ये 2 वर्गखंड हुए ना, 3 गुना 1, ये 2 वर्गखंड हुए। ठीक है, मतलब जिसके भी 2 वर्गखंड हो वहाँ अभाज्य संख्या है। और दूसरी है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपको अगर बता दूं ना संख्या है तो आप संख्या पहचान लोगे कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या ये 2, 4, 6, सही 2 नहीं 4, 6, 8, 9 आदि। आपको मैं ये संख्या बता दूं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है तो आप बता सकते हो हाँ ये भाज्य संख्या है, लेकिन इसकी परिभाषा आपको मालूम नहीं होगी। इसकी परिभाषा यहाँ है कि ऐसे मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा वर्गखंड हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा वर्गखंड हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा वर्गखंड हो। तो आपको मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ले लेते संख्या 6। ठीक है, 6 ले लिया, 6 के हम टुकड़े करेंगे। 6 के टुकड़े 6 में 2 का भाग देता है 2, यहाँ पे आ गया 3, 1 आ गया ना। देखिए 2 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि 2 से अधिक है इसके वर्गखंड, इसको हम भाज्य संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको अब मैं आपको बता देता हूँ अपराजिता के नियम। ठीक है, तो अपराजिता का नियम क्या है? जैसे 2 का अपराजिता का नियम है, वह है इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 से 0, 6, 4 व 8 हो। ठीक है, इकाई का 0, 2, 4, 6 व 8 हो। मतलब जैसे कोई संख्या मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि संख्या है इनमें यही संख्या देखो
156 है ना, पीछे क्या है 6, यानी कि ये देखिए, ये देखो 6 156, तो 156 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और 3 का है, 3 का अपराजिता का नियम है, वह है संख्या का योग, संख्याओं का योग, संख्या का योग बटा 3, संख्या का योग बटा 3 बराबर 3 से विभाजित, 3 से विभाजित। तो कोई संख्या में आपको बता दें, जैसे कि 111 है, 111 है ना, 111 को हम जैसे इस सूत्र के, इस समीकरण के माध्यम से आप करेंगे संख्याओं का योग, यानी इनका योग 1 + 1 + 1 बटा 3, तो 1 + 1 + 1 बराबर क्या होता है 3, 3 बटा 3, इसे करके कितनी बार एक बार, तो 111, यानी 111 3 से विभाजित होगा, यानी कि संख्या का योग, संख्या का योग होता है ना, वो 3 से विभाजित हो तो वहाँ पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अब है 4 के अपराजिता का नियम, 4 का अपराजिता का नियम है, वह है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वहाँ 4 का मतलब 4 से भी विभाजित होगा, ठीक है। मतलब अंतिम का 2 अंक, अंतिम के 2 अंक मैं बता देता हूँ आपको, अंतिम के 2 अंक जैसे कि 116, यह है 116, 116 के अंतिम के 2 अंक यानी 1 और 6 यानी 16 है ना अंतिम के 2 अंक, तो 4 का भाग अगर हम 16 में देंगे तो जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, ठीक है। यह 5 का अपराजिता का नियम, वहाँ है, वहाँ इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या 5 हो, मतलब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या है 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। तो इस मतलब हमारा पहला सवाल है, वहाँ है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये संख्या है 140, 156, 325, 5000, 7429, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सवाल नंबर 1, 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140। देखिए अब इकाई का अंक क्या है 0 है ना, तो 0 2 से विभाजित होती है 2, कितनी बार 2 का भाग 104, 2 को 140 में भाग देंगे तो क्या आएगा 70, ठीक है। और इसके पीछे भी 0 है तो ये भी 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी तो 70 है, सॉरी 2 है, तो 2 का भाग 70 में कितनी बार गया 35 बार, ठीक है। 35 बार क्या, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 किस संख्या मतलब मैंने आपको अपराजिता का नियम बताया था, तो अपराजिता के नियम में किस मतलब इकाई का अंक 5 और 0 हो तो किससे विभाजित होगी 5 से, तो 5 कितनी बार दिया 7 बार, और 7 क्या है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का गुना और सॉरी अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह संख्या और एक आएगा, ठीक है। 7 का भाग 7 में दिया, कितने बार गया एक बार आ गया, यानी ये देखिए हमारा भाज्य गुणनखंड आ गए, अब भाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। 2 भाज्य गुणनखंड किया गया है 2 5 और 7, ठीक है। अब है नंबर 2 है 156,
156 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 156 देखिए इकाई क्या क्या है, तो 6 यानी 2 से विभाजित है, 2 का भाग देंगे। 156 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार दिया, 78 बार, सही है ना। 156 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 78 बार। अब 78 का भी 2 में भाग दिया, सॉरी 2 का भाग भी 78 में दिया तो गया 78, तो ये हो गए 78 का भाग 2 में देते हैं, सॉरी 2 का भाग 78 में देते हैं, 9 यानी 39 बार गए। अब 39 में देखिए इकाई का इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 3 और 9 कितने होते हैं, 12 3 से विभाजित है, 12 3 से विभाजित है तो 3 का भाग दे देते हैं तो कितने बार गए, 13 बार। 13 का भाग 13 में लिए एक बार, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। ये आगे हमारे अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 स्क्वायर, 2 गुना 2 तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब आगे है 3825, आगे संख्या है 3825 का भाग देंगे, सॉरी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इकाई क्या है 5, इकाई 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग दिया कितने भाग दिया 3825 में, तो 5 का भाग ये तो 5 3 2 765 बार, ठीक है। 5 का भाग दिया 3825 में तो क्या 765 बार। अब फिर से इकाई क्या गया 5, इकाई का 5 आ गया, 5 का भाग दे देंगे, फिर क्या गया 153, 5 का भाग 765 में दिया था, किया गया 153, तो 153 अब इन तीनों संख्या को जोड़ देते हैं तो 1 और 5 6 और 3 9 में 3 का भाग जाता है, यहाँ संख्या 3 से विभाजित है तो 3 का भाग दे देते हैं तो कितनी बार गया 51 बार, 51 बार गया। फिर इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 आ गए, 6 3 से विभाजित है तो 3 51 को कितनी बार गया 17 बार, 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 में ही भाग दे देते हैं एक, ठीक है। तो 3825 के भाज्य गुणनखंड आए 5 गुना 5, देखिए 5 स्क्वायर गुना 3 गुना 3 स्क्वायर गुना 17, ठीक है। 3825 के भाज्य गुणनखंड है 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 है 5 जा 5, ठीक है। 5 जा 5 तो इसमें हम इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 जा 5 तो इसमें किस संख्या का भाग जा रहा है, देखिए अंतिम संख्या क्या है 5 है, यानी इकाई की संख्या क्या है 5, तो 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो इकाई का अंक है 5, यह 5 से विभाजित है तो कितने बार गया 1 जा 1 बार, ठीक है। अब 1 जा 1 जा 1 क्या 3 से विभाजित है, तो ये 3 से विभाजित है या नहीं है, इसको हम हल करते हैं। 3 से विभाजित हो तो 3 दिया 9, 3 दिया 9, यानी ये 3 से विभाजित नहीं है, तो क्या ये 11 से विभाजित है, तो 11 से विभाजित है नहीं है, वो देख लेते हैं। 11 से तो कितने बार गया 9 बार,
यानी 99, 16 से 99 गए तो एक बचा और एक भी यहाँ पे ले लिया तो 91, यानी 11 से विभाजित है। ये संख्या 11 से विभाजित है तो 11 का भाग दिया तो क्या आया 91। ठीक है, 11 का भाग दिया तो क्या आया 91। अब 91 किससे विभाजित है तो वो अब हम क्या करते हैं 91 के 3 से विभाजित है। नहीं, 3 से तो विभाजित नहीं है क्योंकि 9 और 1 10 होता है। तो 91 और किससे विभाजित होगी 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 2 से तो होगी भी नहीं, 6 से भी नहीं होगी, 7 हाँ 7 से विभाजित हो सकती है। 7 से भाग निकल देते 91, 7 कम 7 बचा क्या 21 बचा ना, 7 का 7 14 7 के 21 यानी 13। 7 का भाग दिया कितने भाग गया 13 भाग। ठीक है, अब 13 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनफल करेंगे ना तो वही संख्या आएगी। जब 13 का 13 में भाग दिए तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस संख्या के अभाज्य गुणनफल होंगे यानी 5 और 5 के अभाज्य गुणनफल हुए 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। ठीक है, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13, ये 5 और 5 के अभाज्य गुणनफल हो गए। अब ये सवाल नंबर 5 है, वह है 7429। तो 7429 ये सवाल आपको सभी समझ में आ गए। तो इस सवाल को है ना ये 7429 इस सवाल को सभी हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है वह है तो फ्रेंड्स अब है हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है, तो वह है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये संख्या है ना इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो। तो ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये है ना ये एक नियम है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो इस नियम को आप याद कर लीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से मतलब एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और उसमें ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारा सवाल नंबर मतलब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो एचसीएफ यानी महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ बराबर क्या होता है कि किसी संख्या की न्यूनतम घात कितनी हो वह एचसीएफ होता है और किसी संख्या की अधिकतम घात वह एलसीएम होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सवाल नंबर 1 है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम विभाज्य गुणनफल ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनफल होगा 2 का भाग दे दिया 13 और 1। ठीक है, अभाज्य गुणनफल क्या होंगे 2 गुणा 13 बराबर 24। ठीक है, तो 26 का होगा 2 गुना 13। ठीक है, और है 91 का होगा 13 7 1 13 गुना 7 13 7 91 का होगा 13 गुना 7। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम। सॉरी पहले एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ होगा
जो दोनों संख्या में हो और न्यूनतम घात हो। तो देखो दोनों संख्या में क्या है 13, और 13 की न्यूनतम घात कितनी है 1, 13 की घात 1, 13 की घात 1 बराबर 13। ठीक है, और 91 सॉरी अब है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मतलब संख्या के अधिकतम घात तो भाग होती है। तो देखिए संख्या के अधिकतम घात 2, 2 की घात क्या है 1 गुना 13, 13 की अधिकतम घात क्या है, मतलब दोनों में बराबर वो होने चाहिए, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो 13 की घात 1 गुना 7, 7 की घात क्या है 1, तो 13 गुना 2 गुना 7, यानी 13 से 91 और 91 गुना 2, तो 91 गुना 2 हो गए 182। तो देखिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया 182 और एलसीएम हो गया 13। तो अब हम जांच कर लेते हैं। तो जांच क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे नियम बताया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल है वहाँ है 24 गुना 91, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ क्या आ गया 13 गुना 182। ठीक है, तो 24 गुना 91 करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 24 गुना 91, 9 54, 9 दिन 18, 18 5 23, तो 6 3 2 2364। ठीक है, 24 गुना 91 क्या आ गया 2364, और 13 गुना 18, 13 गुना 18 करेंगे, सॉरी 13 गुना 182, 13 गुना 182 गुना 13 करेंगे, तो 3 दूनी 6, 8 गुना 16 के 40, तो इसका 4 8 के 2, 3 1 3 3 2 5 540 गुना 2 8 1 6 6 3 और 2 2364 बराबर 2364। तो देखिए फ्रेंड्स 2364 और 2364 दोनों बराबर आ गए ना, तो हमें यही जांच करना था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है 510 और 92। 510 और 92 को भी हम इसी प्रकार हल करेंगे। पाँच सौ दस और 92, पहले अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं 510 के अभाज्य गुणनफल। तो 0 इकेगा 0 है, 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दे दिया, कितनी बार दिया 255। ठीक है, 255 बन गया। अब इकेगा क्या 5 का भाग दे देते हैं, 5 × 25 और 51 भाग गया। अब इसमें 51 में 3 का भाग दे देते हैं, कितने भाग गया 17 भाग गया। 17 क्या है एक अभाज्य गुणनफल, अभाज्य से क्या है, तो 17 का 17 में भाग दे दिया 1। तो हमारा क्या आ गया 510 के अभाज्य गुणनफल आ गए 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 और 92। दूसरी संख्या क्या है 92, 92 का भाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे, 2 का भाग दे दिया, तो क्या आ गया 46। ठीक है, 46 आ गया, 46 में भी 2 का भाग दे दिया, तो क्या आ गया 23। 23 में 23 का भाग दिया, तो आगे 1। ठीक है, तो 92 बराबर 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुना 2 है ना, 2 का स्क्वायर गुना 23। ठीक है,
अब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा? संख्या की न्यूनतम घात जो कि दोनों में हो। तो संख्या की न्यूनतम घात है, इन दोनों में संख्या की न्यूनतम घात कौन सी है? वह तो आप दोनों में भी है। तो देखिए 2 है ना, 2 की न्यूनतम घात कितनी है? इसमें तो 2 की घात 2, इसमें 2 की घात 1, न्यूनतम घात कौन सी होगी? 1। 2 एचसीएफ क्या होगा? 2 की घात 1 बराबर 2। एचसीएफ 2 आ गया। अब एलसीएम क्या होगा? संख्या की अधिकतम घात। तो देखिए अधिकतम घात क्या है? 2 की अधिकतम घात 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर बराबर होगा 4, 4 × 20, 20 3 60, 20 गुना 3 60 गुना 17 गुना 23, 17 गुना 23, 17 गुना 23 करेंगे 7 14 करते हैं 21, 3 गुना 3 3 गुना 6, सॉरी 5, 3 गुना 3 3 गुना 2 5, 2 7 गुना 7 7 गुना 14, असल के ये 3 और 2 गुना 2 तो 3, 391। ठीक है, 391, 7 गुना 391 करेंगे 60 गुना 393, 6 × 6 = 54, 6 12 1 18 18 5 23, यानी 23,460। ठीक है, बराबर 23,460। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 23,460 आ गया। अब हम जांच करते हैं। तो जांच करेंगे दो संख्या का गुणनफल यानी कि 510 गुना 92, 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 2 गुना एलसीएम क्या है? 23,460, 23,460। ठीक है, 510 गुना 92 करेंगे, 510 गुना 92, 2 कम 2 तो 10, 9 कम 0, 9 कम 9 और 45, 0 2 9 6 4, 46,920। क्या आ गया? 46,920, 46,920 आ गया बराबर 2 गुना 23,460 करेंगे ना, 2 गुना 23,460 करेंगे तो 23 यानी 2 गुना 23 का दुगुना हो गया 40, 460 का दुगुना हो गया, सॉरी 40 का 92 हो गया, 40 का दुगुना हो गया 92, 0 का 0, 40,920 ये आ गया 40,920। तो 40,920 और 40,920 दोनों बराबर हो गए ना, तो मैं यही ज्ञात करना था, यही जांच करनी थी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 336 और 54। ठीक है, 336 और 54। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस सवाल को हल करने की आप संपूर्ण कोशिश करें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है हमारा सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, पिछली बार 2 संख्या थी, इस बार 3 संख्या है, 1 2 और 3। 2 संख्या का कौन सा नियम लगा था? संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एलसीएम, लेकिन इसमें ये नियम नहीं लगेगा। ठीक है,
हम सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो इनके हम पहले अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 का है 2, 6, 3, 2, 2, 1। ठीक है। और 12 का अभाज्य गुणनफल किया गया 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना 3। और फिर है 15। 15 का हम अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। 15 का 5, 3, 3 और 1, 5 गुना 3। ठीक है, 15 बराबर 5 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनफल किया गया 5 गुना 3। ठीक है। और फिर है 21। 21 का है 3 गुना 3 का भाग 21 में 3 का 7, 7 का 7, 3 गुना 7। 21 बराबर 3 गुना 7। ठीक है, 21 बराबर आ गया 3 गुना 7। तो मतलब इन तीनों संख्याओं के 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनफल इनके सामने आ गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों में हो और न्यूनतम घात हो। इन तीनों में कौन सी संख्या है, 3 है। देखिए 3 है और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। इन 3 के न्यूनतम घात 1 बराबर 3। बाकी संख्या तो कोई नहीं है बराबर, कोई नहीं है ना बराबर। तो एचसीएफ क्या होगा 3 और एलसीएम संख्या की अधिकतम घात। तो 2 का स्क्वायर गुना 3 के घात सभी में एक ही है 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो एलसीएम होगा 2 का स्क्वायर में 4 गुना 3 करेंगे तो 4 में 4 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 करेंगे तो 60 गुना 7 करेंगे 7 42, तो बराबर 420। ठीक है, क्या गया ऐसे में आ गया 420। तो हमें ये ज्ञात करना था। एचसीएफ के आगे हमारा 3 और एलसीएम आ गया 420। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तो आप सभी करने की कोशिश करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, वह है सवाल नंबर 2 है, वह है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17 के अभाज्य गुणनफल कहते थे। सॉरी, मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूँ। 17 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात नहीं करने। क्यों? अब देखो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 में ना 17 में केवल 17 व 1 का ही वर्ग रहता है, यानी कि यहाँ मतलब इसके केवल 2 ही वर्गखंड होते हैं। और 23 के भी 2 ही वर्गखंड होते हैं, और 29 के भी केवल 2 ही वर्गखंड होते हैं। तो मतलब अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, अभाज्य संख्या का एचसीएफ बराबर 1। अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ क्या होगा, 1। और एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो एचसीएफ तो हमने ज्ञात कर लिया, एचसीएफ क्या गया 1 और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम होगा बराबर 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, 17 गुना 23 करते हैं
17 गुना 23 7 14 7 21 3 1 3 3 2 5 17 यानी 34 1 9 391 गुना 29 391 गुना 29 कर देंगे 391 गुना 29 9 1 9 9 में 81 आ सके यार 9 का 9 9 27 27 और 8 35 कैसे 35 2 1 2 2 9 18 आ सके 1 2 3 6 6 और 1 7 ठीक है 9 के 9 7 8 और 5 13 कैसे ये 11,379 11,379 ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया 11,379 ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 11,379 सॉरी 379 नहीं, ये देखिए यहाँ पे देखिए 9 और 9 का 9 होता है और एक और 2 कितने हो गए 3 मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भूल करके 7 कर दिए यहाँ पे 11,339 क्या हो गया 11,339 और एचसीएफ हो गया 1 ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है सॉरी ये शायद गलत बता दिया मैंने 300। तो हमारा अगला सवाल है वहाँ है 8 9 और 25 8 9 और 25 8 9 और 25 तो 8 9 और 25 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 8 का भाज्य गुणनफल करेंगे 2 4 2 2 2 1 ठीक है। तो आर का क्या गया भाज्य गुणनफल आर का गया 2 का क्यूब क्योंकि 2 3 बार है ना 2 गुना 2 गुना 2 2 की घात 3 ठीक है। और फिर है 9 का होगा 3 3 1 यानी कि 9 बराबर 3 का स्क्वायर ठीक है। और 10 सॉरी 25 अगर 25 का ऐसे क्या करेंगे सर 25 का भाज्य गुणनफल 5 गुना ये 5 का स्क्वायर 25 बराबर 5 का स्क्वायर। तो देखिए इनमें से कोई भी सेम नहीं है कोई भी बराबर नहीं है तीनों में से है ना कोई नहीं ना बराबर। तो एलसीएम क्या आ गया एलसीएम बराबर 1 एलसीएम 1 आ गया एलसीएम मतलब इनको ऐसे लिख सकते एक तीनों में बराबर है तो एलसीएम 1 ले लीजिए ठीक है। फिर है एलसीएम इन संख्याओं को गुना कर देते हैं तो 2 की घात 3 बराबर क्या होगा 8 3 की घात 2 बराबर 9 5 की घात 2 बराबर 25 यानी 8 गुना 9 गुना 25 8 गुना 9 गुना 25 तो 25 नंबर सॉरी 8 नंबर 72 गुना 25 72 गुना 25 कर देते हैं 72 गुना 25 करेंगे तो 5 गुना 10 5 35 36 2 4 2 7 14 0 10 का 0 आ सके 1 के 4 और 1800 एलसीएम किया गया 1800 ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सवाल ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गए तो आप सभी करने की कोशिश करें ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा सवाल नंबर 4 है एचसीएफ 306 और 357 का है 9 दिया हुआ है। तो एलसीएम क्या बोले तो एलसीएम
एलसीएम 357 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए, मैंने आपको एक नियम ज्ञात करने के लिए बोला था, वहाँ था संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम ये था ना, तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या कौन सी है? दो संख्या मान लीजिए m गुना s है। ठीक है, m गुना s बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो मैं एचसीएफ अगर दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है तो क्या होगा, जैसे कि एचसीएफ दिया हुआ है तो m गुना s बट्टा एलसीएम इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे गुना में, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में, एलसीएम भाग में। ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ है तो m गुना s बट्टा एलसीएम की जगह एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है ना 9, तो हमें ये वाला समीकरण हल करना पड़ेगा। ठीक है, इस समीकरण के अलावा बाकी सब मिटा लेते हैं। ठीक है, हमारा ये समीकरण है, तो एचसीएफ बराबर क्या है? एचसीएफ बराबर है, सॉरी ये समीकरण नहीं लगेगा, वो दूसरा वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? हमें एचसीएफ तो दिया हुआ है, लेकिन एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम वाला लगेगा। एलसीएम बराबर एलसीएम, क्योंकि ये तीनों संख्या में दी हुई है, तो m बराबर क्या है? m बराबर है 306, m बराबर 306 और s बराबर है 657 और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं इस समीकरण के माध्यम से। मान लेते हैं एलसीएम बराबर m गुना s, यानी m क्या है? 306 गुना s बराबर 657 बट्टा एचसीएफ है, एचसीएफ क्या है? 9, एचसीएफ 9 है ना, एचसीएफ 9 रख दिया। 9 का भाग दिया 306 में, कितने बार गया? 34 बार। 34 गुना 657 करेंगे, 34 गुना 657 करेंगे, 657 गुना 34 कहाँ से है? 9 ने 306 को काटा, कितनी बार काटा? 34 बार। ठीक है, तो 7 को 7 में 7 के 7 28 प्लस का 2 4 बजे 20 20 तो 22 प्लस का 2 2 6 12 से 18 6 24 24 तो 26 7 से 7 21 20 के 2 और 5 10 5 के 15 15 80 के 15 तो 15 तो 17 17 के साथ 80 के 1 3 3 18 18 1 19 ये गेम 8 2 1 3 6 7 13 3 और 9 12 1 2 यानी 22 33 8 22,338 22 33 8। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या आ गया? 22 33 8। ये बहुत इजी सवाल है और इस प्रकार के ये मतलब महत्वपूर्ण भी है, ये परीक्षा में आने की संभावना है। लगभग 50% संभावना है कि ये सवाल आ सकता है और 50% नहीं भी है। ठीक है, तो ये सवाल आपको ये सवाल आपको आ गया होगा, ये सवाल आपने सीख लिया होगा। एक सवाल मैं आपको बता दूं कि एलसीएम बराबर है, सॉरी चलो आप इसी सवाल को ना फिर से अपने पग में करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो फ्रेंड्स,
तो देखिए अब हमारा सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए चय की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। एक चय की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें ज्ञात करना। तो जैसे कि चय की घात ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि चय की घात n 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती। तो इसके लिए नॉट में आपको लिखना पड़ेगा अगर कोई संख्या 0 या 5 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात s के रूप का होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 0 या 5 पर समाप्त होना चाहती है, अगर कोई संख्या 0 या 5 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो वहाँ 2 की घात m गुना 5 की घात s आएगा। यानी कि 2 की घात कोई भी हो या 5 की घात या कोई भी हो, नहीं दोनों का मतलब है ना, ये दोनों संख्या आनी चाहिए। केवल 2 आ गया या केवल 2 की घात m आ गई तो भी वह 0 पर समाप्त नहीं होगी, और केवल 5 की घात s भी आ गई तो भी वहाँ समाप्त नहीं होगी 0 पर। ठीक है, तो यानी ये दोनों आने जरूरी है, केवल एक संख्या ही आनी जरूरी नहीं है। तो हम चय का भाज्य गुणनखंड करते हैं। चय का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 3 1, देखिए 2 तो आ गया, 2 की घात 1 आ गई, लेकिन 5 की घात यानी 5 की घात मतलब 5 की घात 1 है, 5 की घात s नहीं है। ठीक है, तो ये भाज्य गुणनखंड सॉरी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसे हम हल करके डायरेक्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल चय की घात कोई भी संख्या रख लेते हैं, चय की घात का 1 रख लेते हैं पहले, तो चय गुना चय की घात 1 रखेंगे तो क्या आएगा चय की घात 2 रखेंगे तो चय गुना चय बराबर 36। ठीक है, और चय की घात 3 रखेंगे तो चय गुना चय 36 गुना चय करेंगे तो शायद 216 आएगा, शायद देखा 216 आएगा, मतलब वो भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं अतः चय का अभाज्य गुणनखंड करने पर अतः चय का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m गुना 5 की घात s नहीं आया तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और मैं पहले ये लिख देना है, नोट लिख देना है, फिर भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर अतः में ये लिख देना है। तो इस प्रकार ये सवाल हमारा हल हो गया। ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 है, तो सवाल नंबर चेक करेंगे। ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 प्लस 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि ये दो संख्या है ना, ये भाज्य संख्या क्यों है वो हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या वहाँ होती है जिनमें यानी दो से ज़्यादा वर्गखंड हो, दो से ज़्यादा वर्गखंड हो, ठीक है। तो अब हम उसे उस रूप में दर्शा देते हैं। तो पहली संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, जैसे कि हमारी ये दो संख्या है ना, इनको हम ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, 13 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 7 गुना 11 गुना 13 में 13 का वर्ग दिया 1 प्लस 13 का वर्ग दिया 1, ठीक है। और 7 गुना 11 करेंगे 13 7 गुना 11 करेंगे तो 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 बराबर 78, 13 गुना 78 गुना 1 गुना 1 करेंगे, वो का वही आएगी संख्या 13 गुना 78 गुना 1, यानी कि देखिए 1 2 3, यानी कि दो से तो ज़्यादा ही हुए ना वर्गखंड, 2 से ज़्यादा वर्गखंड हुए, तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि ये भाज्य संख्या, क्योंकि देखिए इसके दो से ज़्यादा वर्गखंड हुए, दो से ज़्यादा वर्गखंड कौन से में 13 गुना 17 13 गुना 78 गुना 1, ठीक है। अब है हमारा सवाल नंबर ये संख्या वहाँ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है। ये है तो ये संख्या यह तक होगी और प्लस 5 ये 1 होगी। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन है 5, देखो 5 यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, 5 को हम बाहर ले लेते हैं। तो 7 गुना 6 गुना 5 का भाग पहले लेने के बाद गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 का भाग पहले लेने के बाद, ठीक है। अब हम हल करेंगे 7 42 42 गुना 1 42, अब यह 42 और 1 गुना 2 2 2 3 6 6 24, 42 गुना 24 प्लस 1, ठीक है। 42 गुना 24 प्लस 1, तो 42 गुना 24 कितने हो गए, यहाँ पे अलग करते हैं 42 गुना 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 6 और 4 10, इसलिए 1 4 8, क्या आ गया 1 4 8 प्लस 1, 1 4 8 प्लस 1 गुना 5, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं बराबर 5 गुना 1 4 8 प्लस 1 बराबर 1 4 9 गुना 1 करेंगे ये संख्या आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स 5 गुना 1 4 9 गुना 1, 5 गुना 1 4 9 गुना 1 बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया भाज्य संख्या जिसमें 2 से अधिक वर्गखंड हो, 2 से अधिक वर्गखंड हो तो वहाँ भाज्य संख्या कहलाती है, और केवल 2 ही वर्गखंड हो तो ये भाज्य संख्या। तो ये हो गया ना 2 से अधिक वर्गखंड, 2 से अधिक वर्गखंड कौन से होंगे 5 हो गया 1 4 9 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये भाज्य संख्या है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के सवाल आप सब में बना करके उन्हें कॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब है हमारा सवाल नंबर 7 एवं इस प्रणाली का अंतिम सवाल, ठीक है। तो वहाँ है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, नहीं ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि इस मैदान के आकार का एक पथ है। पथ बोले तो रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, ये रास्ता ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि एक है सोनिया यानी कि इस यहाँ से वहाँ चलना प्रारंभ क्योंकि तो वहाँ इस पूरे चक्कर को 18 मिनट में पूरा कर देगी, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी इसी जगह से प्रारंभ करेगा तो वहाँ मतलब वह है ना इस चक्कर को 12 मिनट में पूरा कर देता है और सोनिया 18 मिनट में पूरा कर देती है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि सोनिया और यहाँ से इस जगह से सोनिया और रवि चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं। तो आप ही सोचिए जैसे कि आप और आपका कोई मित्र दोनों दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड है मतलब आप इस पथ को है ना इस चक्कर को 12 मिनट में पूरा कर देते हैं और आपका दोस्त 18 मिनट में। तो आप दिन में है ना पूरे दिन आप दौड़ते रहो तो आप कितनी बार मतलब मिलोगे, कई बार मिलोगे आप, है ना। लेकिन पहली बार कब मिलोगे, ये सबसे कम समय में आप पहली बार मिलोगे तो वहाँ मतलब कब मिलोगे, वहाँ में समय ज्ञात करना है, ठीक है, वहाँ समय में ज्ञात करना है। जैसे कि रवि यहाँ से दौड़ रहा है, इस दिशा में दौड़ रहा है और सोनिया भी इस दिशा में दौड़ रही है, तो दोनों फिर से है ना वहाँ दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे वह हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। पहले 18 का भाज्य गुणनफल करते हैं। 18 का भाज्य गुणनफल 2 9 3 3 3 1, ठीक है। क्या गया 18 बराबर 3 स्क्वायर गुना 2, ठीक है। और 12 का 2 6 2 3 3 1, यानी 2 स्क्वायर 12 का गया 2 स्क्वायर गुना 3, ठीक है। 12 का क्या गया 2 स्क्वायर गुना 3। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मतलब क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में किसी संख्या की अधिकतम घात, पहला है 2 की अधिकतम घात क्या है, इसमें 2 है इसमें 1 है, यानी अधिकतम घात क्या है 2, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2, 3 की घात 2, क्योंकि 3 की घात है ना 2 वही अधिकतम घात है, ठीक है। तो 3 की घात 2 बराबर क्या होगा, 2 की घात 2 बराबर 4 गुना 3 की घात 2 बराबर 9, 3 गुना 3 करेंगे 9 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 9 गुना 4, 9 गुना 4 करेंगे 9 गुना 4 करेंगे 9 4 36 बराबर 36 मिनट। बाद में, ठीक है ना। तो रवि और सोनिया है ना इस स्थान से मतलब दौड़ना प्रारंभ करेंगे ना तो वहाँ 36 मिनट बाद में एक दूसरे को क्रॉस करके निकलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट में रवि कितने चक्कर लगाएगा, 36 मिनट में है ना रवि 3 चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर। और 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर, 2 राउंड लगेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 36 है ना, 36 को भाग दीजिए 12 में, 12 किसके मतलब वो है 4, दौड़ने की चाल किसकी 12 स्पीड,
12 मिनट है ना, वहाँ है रवि की, तो 12 का भाग दिया 36 में, 12 24 बचे 36, 3 आ गया, और 36 का फिर दे दिए 18 में, 18 किसका है? सोनिया का, तो कितना आ गया? 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी होगी प्रश्नावली कंप्लीट। तो ये पूरा प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी, तो एक बार आप इसे रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में करने की कोशिश करें। और तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये टॉपिक यानी प्रश्नावली 1.2 अगर अच्छे लगी, यानी कि आपको समझ में आई, तो इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, एवं अपने मित्रों को भी कहें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।